हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का 15वां लेसन जो है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि फसल उत्पादन में सुधार के लिए जो हम गतिविधियां अपनाते हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार। दूसरा है फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन। और तीसरा है फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल उत्पादन में सुधार के लिए जो हम गतिविधियां काम में लेते हैं उन्हें हम 3 वर्गों में बांटते हैं। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। पहला जो है फसल की किस्मों में सुधार, ये हमने पहले वीडियो के अंदर कर लिया है। अब हम देखते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। और फसल उत्पादन प्रबंधन को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पोषक प्रबंधन। दूसरा है सिंचाई। और तीसरा है फसल पैटर्न। तो ये क्या है? फसल उत्पादन प्रबंधन है, उसको हम 3 भागों में बांटा है, पोषक प्रबंधन, सिंचाई और फसल पैटर्न। पोषक प्रबंधन को भी हमने क्या है पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सिंचाई क्या होती है। सिंचाई क्या है? विभिन्न समय अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब पौधों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? फसल को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है और पौधों में जितनी भी उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है वो जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, यानी उपापचयी क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है। पौधे जड़ द्वारा भूमि से अवशोषित अवशोषित करते हैं। तो जो भूमि में पोषक तत्व पाए जाते हैं वो जल के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो पोषक तत्व है वो पानी के द्वारा ही पौधे प्राप्त करते हैं। इससे अलावा हम ये कहें कि पौधों में लगातार पानी की हानि होती रहती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। तो पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। तो ये हम कुछ कारक पढ़े, इसमें हमने बताया कि पौधों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। हमारे देश में सिंचाई किन साधनों से की जाती है? कुओं से की जाती है, नलकूप से की जाती है, नहरों से की जाती है, तालाबों से की जाती है। इन साधनों के द्वारा हमारे देश में सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साथ साथ जल संग्रहण का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई से जल की ज़्यादा हानि ना हो, क्योंकि हम कुओं से, नलकूप से लगातार पानी भूमि से निकाल रहे हैं तो भूमि में पानी की कमी हो जाती है। तो इसके लिए उसका संग्रहण भी जरूरी होता है। असमतल भूमि के लिए छिड़काव तंत्र काम में लेना चाहिए ताकि उत्पादन बढ़ सके। और जो फलीदार पौधे हैं, बगीचे हैं, उनमें ड्रिप तंत्र द्वारा पानी देना चाहिए, जिससे बूंद बूंद करके पानी जड़ों में गिरता है और उससे पानी की भी बचत होती है। अब हम पढ़ते हैं फसल पैटर्न के बारे में। फसल पैटर्न क्या है? फसल को उगाने का तरीका। तो फसल पैटर्न को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मिश्रित फसल। पहला क्या है? मिश्रित फसल। दूसरा है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण। और तीसरा है मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्कर। पहले हम पढ़ते हैं मिश्रित फसल क्या होती है। तो हम कहेंगे 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। जैसे गेहूं और चने को एक साथ बो दिया तो ये मिश्रित फसल होगी। गेहूं
सरसों को एक साथ बो दिया तो ये मिश्रित फसल होगी। मूंगफली, सूरजमुखी को एक साथ बो दिया तो ये मिश्रित फसल होगी। तो मिश्रित फसल क्या है? दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना, उसे हम मिश्रित फसल कहते हैं। मिश्रित फसल से क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा ये होता है कि मिश्रित फसल से भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। दूसरा, मिश्रित फसल से हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। तो मिश्रित फसल में अलग अलग फसलें हैं तो उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता भी अलग अलग होती है, तो भूमि में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। तो मिश्रित फसल का क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे गेहूं, चना है, उनको बीज को मिलाया और उन्हें उनकी बुआई कर दी, ये मिश्रित फसल कहलाती है। मिश्रित फसल के बाद हम देखते हैं अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण क्या है? ये थोड़ा सा मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण में अंतर है, वो देखिए। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न से उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निश्चित पैटर्न से उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। जैसे सोयाबीन और मक्का की फसल है, सोयाबीन और मक्का की फसल है, तो एक लाइन में सोयाबीन की बुआई कर दी, एक लाइन में मक्का की बुआई कर दी, फिर एक लाइन में सोयाबीन की बुआई कर दी, फिर एक लाइन में मक्का की बुआई कर दी। तो ये एक निश्चित पैटर्न होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अंतरा फसलीकरण कहते हैं। अंतर इनमें क्या है कि मिश्रित फसल में कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है, लेकिन अंतरा फसलीकरण में एक निश्चित पैटर्न होता है, ये इनमें अंतर होता है। अंतरा फसलीकरण के क्या फायदे होते हैं? इसमें भी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं। और इसका क्या फायदा है कि किसी कारणवश, ये दोनों में ही फायदा है मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण के अंदर, कि कोई रोग हो जाता है या किसी कारणवश एक फसल खराब हो जाती है तो हमारे पास दूसरी फसल है उसका उत्पादन हो जाता है या दूसरी फसल हमारे पास बची रहती है, तो इसका ये फायदा होता है। अंतरा फसलीकरण और मिश्रित फसल, इन दोनों में से कौन सी बढ़िया है? तो अंतरा फसलीकरण ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या है, एक निश्चित पैटर्न होता है जिससे फसल की कटाई करना, थ्रेसिंग करना आसान हो जाता है, फसल को उर्वरक देना आसान हो जाता है, जो मिश्रित फसल में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें दोनों फसलों को मिलाया होता है, एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फसल चक्कर की। फसल चक्कर क्या है? खेत में अदल बदल कर फसल बोने को हम फसल चक्कर कहते हैं। जैसे अगर हम लगातार अनाज की फसल बोते जाएंगे खेत में तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो अदल बदल कर बोने से, जैसे एक बार अनाज की फसल बो दी, दूसरी बार कोई दलहन फसल बो दी, ठीक है, यानी फलीदार पौधों की कोई फसल बो दी, तो इससे क्या है, भूमि में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। फसल चक्कर के क्या फायदे होते हैं? तो पहला हम कहेंगे उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं और फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ता है। अब हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्कर। अब हम बात करते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है, कि फसल की सुरक्षा करने की जरूरत क्या है, फसल को किन से नुकसान पहुंचता है। तो फसल को कौन नुकसान पहुंचाते हैं? हम कहेंगे खरपतवार, कीट पीड़क और रोग। ये तीन कारक हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, खरपतवार, कीट पीड़क और रोग। खरपतवार क्या होते हैं? खेत में उगे हुए अनावश्यक पौधे, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, या फसल के साथ उगे हुए अवांछनीय पौधे, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार क्या करते हैं? उत्पादन को कम करते हैं, क्योंकि ये भी पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं भूमि से। इसके अलावा ये प्रकाश के लिए, आवास के लिए, भोजन के लिए फसली पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवार का फायदा कोई नहीं होता है, ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं कीट पीड़क की। कीट पीड़क है, ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीन तरह से आक्रमण करते हैं, जड़, तना, पत्ती है उनको काट देते हैं, पौधों का रस चूस लेते हैं और तने के अंदर और फलों के अंदर
ये क्या है, छेद कर देते हैं। तो इस तरह से कीट पीड़क नुकसान पहुंचाते हैं। रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, कवक द्वारा, इससे क्या है, पौधों में रोग पैदा होते हैं। जैसे जीवाणुओं द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है, गेहूं का रस्ट रोग है वो कवक द्वारा होता है। तो ये क्या है, फसलों को तीनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन खरपतवार कीटों को, रोगों को हम कैसे नियंत्रित करते हैं, इसके लिए कई विधियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित विधि है वो है पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड्स। पीड़कनाशी यानी पेस्टिसाइड। तो पीड़कनाशियों का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग इनको खत्म करने के लिए करते हैं। तो पीड़कनाशी कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। शाकनाशी भी होते हैं, कवकनाशी भी होते हैं, कीटनाशी भी होते हैं। तो पेस्टिसाइड का उपयोग करके हम खरपतवार, कीट पीड़क और रोग को नष्ट कर सकते हैं और फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, यानी फसल की हम सुरक्षा कर सकते हैं। अब पीड़कनाशी से क्या होता है, फसल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और हानिकारक कीटों के साथ साथ भूमि में जो लाभदायक कीट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसका पीड़कनाशी का ये नुकसान है। तो क्या तरीका अपनाया जाए कि फसल का उत्पादन भी बढ़े और हमें उसमें पीड़कनाशी का भी छिड़काव कम से कम करना पड़े या ना करना पड़े? तो उसका तरीका है मिश्रित फसल, अंतरा फसलीकरण और फसल चक्कर। ये चीज़ें अपनाकर हम फसल का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बनाए रख सकते हैं। तो हमने फसल की किस्मों में सुधार पढ़ लिया, फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ लिया, फसल सुरक्षा प्रबंधन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि फसल को हमने खरपतवार, कीट पीड़क, रोगों से बचा लिया, उसका उत्पादन कर लिया, तो अनाज का भंडारण कैसा किया जाए। आगे हम पढ़ते हैं अनाज का भंडारण। अनाज का भंडारण। तो अनाज का भंडारण करते वक्त सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नमी है वो नहीं होनी चाहिए। और कितनी नहीं होनी चाहिए, 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। तो पहले क्या है, अनाज को भंडारण करने से पहले उसको सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद अनाज को थैलों के अंदर धातु के पात्र में इकट्ठा करना चाहिए। जहां अनाज का भंडारण किया जाए वो स्थान क्या है, नमी रहित होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। इसके अलावा जो अनाज है उसको कीटों से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाना चाहिए। अनाज का क्या है, समय समय पे निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा फसल उत्पादन प्रबंधन क्या है, फसल सुरक्षा प्रबंधन क्या है, सिंचाई क्या है, फसल पैटर्न क्या है, मिश्रित फसल क्या है, अंतरा फसलीकरण क्या है, फसल चक्कर क्या है। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।